इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपको बेटा मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपके पास साइंस का है। इसमें 50 क्वेश्चन है साइंस के इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। तो जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रॉपर ढंग से इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितने भी बच्चे एकेडमी के हैं उनको मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। आप लोगों को जस्ट रिकॉल करना बच्चा इसको, ठीक है। रिकॉल के लिए आपके लिए बस जल्दी जल्दी आप अपना रिकॉल कर लेना, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जो भी बच्चा घर बैठे पढ़ रहा है, आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना देना। आप लोग को और परेशान करने के लिए बता किसी के, ठीक है। तो इतना डाटा इनफ है आपके अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आपके लिए आप मैं नया पेपर सेट लेके आया हूँ, ठीक है। ये जो पेपर सेट है आपके पास साइंस का है। इसमें साइंस के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चे स्पेशली अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी बच्चे जनरल साइंस, जहाँ भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर अभी मैंने मोस्टली जो टारगेट करा है वो है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए बनाया है, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर ढंग से देख लेना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो जो तारों का रंग इन्होंने ऑप्शन दिया है कि स्टार है, उनका जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है। थोड़ा लॉजिक से सोचेगा। तारों का रंग बच्चा डिपेंड करता है तापमान पे। किस पे बढ़ता है? तापमान पे। और आप इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा कि तापमान, जैसे स्टार भर का तापमान निकालना तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं बेटा वो पायरोमीटर करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पायरोमीटर। यानी यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा, अधिक तापमान को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। तो फिलहाल क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि तारों का रंग है वो क्या चीज़ किस पर निर्भर करता है? आपके तापमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु के बने बर्तन में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्वच्छता होती है, पात्र सुंदर लगता है, या लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। जो आपकी लकड़ी है वो हीट का क्या होता है बेटा? इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3। परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप भी कहते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पेरिस्कोप जो कि पानी के अंदर वस्तुओं को देखने के लिए यूज करता है। तो इसका जो प्रयोग होता है बच्चा, ये जो काम करता है ये रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं। तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है? परावर्तन पे। अगर आपसे कोई पूछे पेरिस्कोप होता क्या है, तो पानी के अंदर किसी वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। जैसे पनडुब्बियां वगैरह देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था 1952 में। और इनको बेटा ऑप्टिकल फाइबर का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका एक और क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। श्वेत प्रकाश को जब आप भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर व्हाइट लाइट है उसको अगर अलग अलग कलर में आपने स्कैटर करना है तो आपको क्या चीज़ चाहिए? तो बच्चा प्रिज्म। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रिज्म। अगर आप व्हाइट कलर को प्रिज्म से पास कराते हैं बच्चा तो कितने रंगों में टूट जाता है? 7 रंगों में टूट जाता है। विबग्योर उसका तरीका होता है, आपको पहले भी बहुत डिटेल में बताया है, विबग्योर। तो जब लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके 7 रंग ही होते हैं विबग्योर। VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है। जिनमें से सबसे कम कलर जो स्कैटर होता है वो आपका कौन सा है? रेड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि लेंस किसका बना होता है? तो लेंस एक तरह का बच्चा, ये प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, कांच का, फ्लिंट कांच यूज करते हैं, इसको फ्लिंट कांच बोलते हैं, जिससे आपका क्या बनता है? लेंस बनता है। मरीच का, जिसको मिराज कहा जाता है, इसको मृग तृष्णा भी बोलते हैं। तो मिराज फॉर्मेशन जो होती है वो किसकी बस होती है? ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बस होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बस से मरीचिका होती है। अभी मरीचिका क्या होती है?
आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान वगैरह में अगर आप जाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं दूर जैसे बचा ऐसा दिखता है कि वहाँ पे पानी है, और जब हम वहाँ पहुँचते तो पता चलता वहाँ पानी नहीं होता। तो इसीलिए इसको आंखों का भ्रम भी कहते हैं। तो कई बार ये पेपर में आता है कि आंखों का भ्रम किसे कहते हैं, मरीज का ही को ही क्या कहते हैं, आंखों का भ्रम कहते हैं। जो एरिया कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, वहाँ पे इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी ये डिटेल में इसको मैंने आपको बताया है डिटेल में कि क्या मैकेनिज्म होता है कि क्यों मरीज का दिखाई देती है डेजर्ट में, तो ये हमने क्लास में पढ़ा था इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण यूज होता है। देखिए अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में जो यूज होता है बेटा दर्पण होता है आपका। और इसका मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि गाड़ियों के बगल में जो दर्पण यूज होता है वो उत्तल होता है। आपने बाकी जगह कुछ भी पेपर में आए तो अवतल करके आना है। बहुत रेयर केस है जहाँ उत्तल दर्पण लगता है। वाहनों के चलन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए यहीं पे क्वेश्चन आ गया, यूज करते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन के बुलबुले पे श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता। अगर आप साबुन के बुलबुले पे बच्चा व्हाइट कलर को डालते हैं तो जो आपका कलर है व्हाइट कलर क्या हो जाएगा, उसमें रिफ्रैक्शन भी होती है और रिफ्लेक्शन भी होती है। और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों मिला के क्या बोलते हैं, व्यक्तीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या बन गया, सी। प्रकाश तरंग कैसी है, तो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी तरंग है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी जा सकती है, माध्यम में भी जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी क्या चीज, लाइट। जबकि साउंड आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यांत्रिक तरंग बोल सकते हैं। उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है वर्णदत्ता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि अगर भाई कलर ब्लाइंडनेस को दूर करना है तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटी के थ्रू होती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसके लिए कोई भी लेंस यूज नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई लेंस नहीं लगाया जा सकता। ये हेरिडिटी बीमारी है तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी स्थिति में दूर की चीज को फोकस से हटकर दिखाई देती है। फोकस से हटकर अगर कोई चीज दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं नियर साइडनेस, निकट दृष्टि दोष। यानी आपका आंसर बन जाएगा क्या बचा, सी। सी तो नहीं, डी ऑप्शन है ये, इसमें करेक्शन करिएगा, डी ऑप्शन है। तो यानी निकट दृष्टि दोष में फोकस से हटकर। अब होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है बेटा, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के नजदीक बनता है, तो जिससे आदमी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष का जो साइंटिफिक नाम है मायोपिया। ठीक है, क्या नाम है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का साइंटिफिक नाम क्या है, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का जो वैज्ञानिक नाम है वो है हाइपरमेट्रोपिया। नोट कर दीजिएगा या कहीं और आएगा क्वेश्चन तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। दूर दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष का मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 14, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। तो इसका राइट आंसर गैलीलियो है, गैलीलियो ने देखा था। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका बच्चा राइट आंसर होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो तारे की एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम नहीं बता सकते। होता ये है कि जो मान लो यहाँ स्टार है, यहाँ से लाइट आई तो ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से लाइट जैसी पार्टिकल के ऊपर गिरेगी क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें जो ये तारा हो कहीं और ही दिखाई देगा। तो ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना या तारों की एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वायुमंडलीय अपवर्तन इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रडार। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका जिक्र पहले भी हुआ था। इसका प्रयोग काय के लिए करते हैं, रडार का प्रयोग करते हैं बेटा दूर वस्तुओं की पहचान करने के लिए और उनका पता लगाने के लिए हम रडार यूज करते हैं। ठीक है, जबकि समुद्र की गहराई को मापने के लिए या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए हम सोनार यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो रॉकेट है वो
गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। गति का तीसरा नियम ये बोलता है क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर और अपोजिट होती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये आपके पास लॉ कौन सा है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे तैरना न्यूटन का थर्ड लॉ है। आपसे कोई पूछे कोई व्यक्ति नाव से कूद रहा है तो नाव पीछे की तरफ जाती है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, आपको पूछे इसमें तीरंदाजी करना, न्यूटन का थर्ड लॉ है। जैसे गोली दागते आप तो आपको पता बुलेट आगे जाती है, बंदूक से आपकी जो बंदूक है वो पीछे की तरफ रिकॉल कर रही होती है, तो वो भी कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना यहाँ तक कि धरती की सतह पर चलना भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। अगर हम धरती की सतह की बात करें तो बच्चे जब हम धरती पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पीछे को पुश कर रहे होते हैं जमीन को। तो जब हम पीछे को पुश कर रहे होते हैं जमीन को तो जमीन हमें आगे पुश करती है, तो यानी एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होता है। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। और आपके एग्जांपल करने तो बॉल का रीबाउंस होना, बॉल को आप छोड़ दो तो टकरा के वापस आते हैं, तो उसको भी क्या बोलेगा? न्यूटन का थर्ड लॉ। दूसरे नियम की बात करें एग्जांपल तो इसमें यह आता है कि जो खिलाड़ी है वो गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे की तरफ करता है ताकि उसका लीनियर मोमेंटम कम हो जाए, तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? दूसरा। और गति का जो दूसरा नियम है इसे रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, वास्तविक नियम भी कहते हैं बच्चा, इस तरह से भी नोट कर लेना। न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण भी बहुत सारे हैं। एक तो एक रखना आपने क्वेश्चन याद कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे चलती बस अचानक रुक जाए या रुकी बस अचानक चलना शुरू करे, तो आपने देखो कभी यात्री आगे गिरता कभी पीछे गिरता, ये सारे एग्जांपल इसी के हैं। ठीक, चलिए बाकी रिकॉल हो गया, आपको जस्ट आइडिया देना था। जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम है बच्चा? तो ये आपके पास कौन सा है? तीसरा है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1/2 mv²। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए एरोप्लेन में कौन सी होती है, तो एरोप्लेन में दोनों होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होती है। बहते पानी में तो काइनेटिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि हम कभी भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाए तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर हम बच्चा पोल की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि पृथ्वी के सेंटर पे जी का मान 0 होता है, और अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पे। सेंटर पे क्या होता है? 0। तो जब सेंटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। तो यहाँ से क्वेश्चन आप और भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि जी का मान 0 कहाँ, तो आप बोलेंगे सेंटर पे होता है, या अंतरिक्ष में बोल सकते हैं। जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे पोल पे होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो आप बोलना विषुवत रेखा पे होता है। और अगर आप धरती की सतह से ऊपर जाओ, धरती की सतह से नीचे जाओ तो भी जी का मान घटता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तैराक को नदी के पानी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, समुद्र के पानी में तैरना इसीलिए आसान होता है क्योंकि उसमें सॉल्टीनेस ज़्यादा होती है, लवण ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से बेटा घनत्व ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्टीनेस, सॉल्ट के कारण क्या होता है बेटा? डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें तैरना बहुत आसान होता है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वहाँ पे आदमी डूब जाएगा। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर रहता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा नीचे रहता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, बर्फ पानी में तैरती है, तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, बर्फ का घनत्व कम, पानी का घनत्व ज़्यादा। तेल पानी में तैरता है, तो आप बोल सकते हैं तेल का घनत्व कम, पानी का घनत्व ज़्यादा। तो जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरता? सेम कंसेप्ट, वही लॉजिक लगा दीजिएगा। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि बादल तैरेगा तब जब इसका घनत्व कम होगा, तो निम्न घनत्व के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि कार्य कैसे यूनिट है? कार्य क्या है? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर। देखिए, वर्क आपके पास 0 भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है,
तो अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती बेटा, ठीक है। इसका हमने एक लॉजिक मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि आप वेक्टर क्वांटिटी को याद कर लेना तो स्केलर आपको खुद याद हो जाएगा। नाव में किनारे पर कूदे से नाव पीछे की ओर धक्का मारती है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनेमो कन्वर्ट करता है। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पे, मून पे जो ग्रेविटी होती है अर्थ की अपेक्षा 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6। तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर यहाँ पे कोई 60 किलो का आदमी है और मून पे ले जाए तो सिर्फ 10 किलो का ही रहेगा, यानी 1/6 वहां पे ग्रेविटी कम है, ठीक है। बर्फ में अगर नमक मिलाने को गलनांक पे क्या फर्क पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आप बर्फ में नमक मिलाते हो बच्चा तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। और आपने देखा भी होगा सर्दियों में सड़क से अगर बर्फ को पिघलाना हो तो बच्चा उसमें नमक डालते हैं। नमक डालने से क्या होता है कि बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 28, पानी से भरे किसी बर्तन में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, पहले भी हमने पढ़ा था। ये लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। तो प्राइमरी कलर कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला। सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर कौन सा लेंस केंद्रित करता है? तो ये करता है आपका कौन सा? लेंस की बात करें तो ये उत्तल लेंस है, और दर्पण की बात करें तो अवतल है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, गाड़ियों की ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होता है पास्कल का नियम। कौन सा लॉ है? पास्कल का नियम है। और पास्कल यूनिट किसके होते हैं? दाब। पास्कल यूनिट किसके है? दाब। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। और भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ है? झारखंड में है। और इसकी एक बहुत फेमस खान है बेटा, जो प्रीवियस पेपर में कई बार आई है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किसकी खान है? यूरेनियम की खान है। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो बॉल पेन होता है ये कार्य करता है बेटा, या तो इसमें कैपिलरी एक्शन पे बोल सकते हैं आप, या फिर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। इसमें बर्नौलीज लॉज दिया है, पास्कल का लॉ दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, डी। इसमें डी रहेगा बेटा, क्या बनेगा? डी। पर आपने नोट कर लेना, बॉल पेन आपका ग्रेविटी पे काम करता है या फिर कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है। उसमें इंक आगे जाती है। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? तो इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या बोलता है? 35 क्वेश्चन बोलता है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगर ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी रस्टिंग कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, या फिर केमिकल चेंज होता है। आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ, रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं बेटा जिसमें कोई नई चीज बनती है, जैसे कि कागज का जलना। तो अगर आप कागज जला दो तो राख बनेगी, राख से आप कागज नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायन। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन सकता, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जबकि फिजिकल चेंज होते हैं जो आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बर्फ को पिघलाया तो पानी बना, पानी को जमा दूं तो बर्फ बन जाएगा। ये कैसा चेंज? आपका फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे रस्टिंग आ गया, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना, वो भी आपका कौन सा है? केमिकल चेंज है। आपका दूध से दही बनना, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का पिघलना, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे चेंजेस है? केमिकल चेंजेस है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो दूध जो होता है बेटा लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड के वजह से खट्टा होता है। इसमें ऑप्शन अगर कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन के कारण जो दूध का वो पीलापन होता है, ठीक है। दूध में क्या होता है? पीलापन होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध पानी कितना होता है? तो आपको पता है शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल कौन सा होता है बेटा? वर्षा का जल। जो पानी हम पीते हैं वो कैसा वाटर होता है? मिनरल वाटर होता है और हमारे बॉडी को मिनरल वाटर ही चाहिए होता है, हमें शुद्ध पानी नहीं चाहिए। पीएच मान 7 नहीं चाहिए होता है। पीएच मान 7 का मतलब तो यह कि उसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें सिर्फ और हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। जबकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? मिनरल चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसीलिए हम जो पानी पीते हैं वो कैसा होता है? मिनरल वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि पानी की अगर स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर पानी की परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इसमें पानी की कैल्शियम घोलने से पानी को उबाल कर हटा सकते हैं, पर बेटा परमानेंट हार्डनेस नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर डी बनेगा। यानी आप बोल सकते हैं वॉशिंग सोडा मिलाकर आप पानी की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। आप यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पेपर में पूछे कि पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? अस्थायी कठोरता, तो ध्यान देना कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है? अस्थायी कठोरता। और अगर पूछे स्थायी कठोरता तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, सल्फेट के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, और अगर टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ठीक है, चलिए अगले आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो आपको बताइए अवसादी चट्टान है। इसका राइट आंसर बी करेगा। उच्चतम कोयला, तो बेस्ट जो कोयला होता है, कोयला बेस्ट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, और कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है एंथ्रासाइड में, 90 प्लस होती है कार्बन की मात्रा। तो एंथ्रासाइड सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, उच्च कोटि का कोयला कहते हैं। बिटुमिनस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, सॉरी भूरा नहीं बोलते इसको, सामान्य किस्म का कोयला बोलते हैं, सामान्य किस्म का कोयला बोलते हैं, घरों में हम इसको यूज करते हैं। और लिग्नाइट कोयला बोलते हैं बच्चा, भूरा कोयला। कैसा होता है ये? भूरा कोयला, इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है तो धुएं के साथ जलता है। तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला है, बिटुमिनस कोयला सामान्य किस्म का कोयला, एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट कोयला है आपके पास, एंथ्रासाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम किस राज्य में निकाला गया था? तो भारत की सबसे पुरानी जो ऑयल रिफाइनरी है बेटा वो असम में है। नाम सुना होगा आपने, डिगबोई, डिगबोई, जो कि प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और लास्ट ईयर के पेपर में 2024 में पता क्या पूछा गया था? जिनकी शिफ्ट शायद 22 या 23 तारीख का जिनका पेपर था 2024 में अग्निवीर का, उनमें पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत कि सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी? तो जामनगर है, रिलायंस की है, रिलायंस कंपनी की है जामनगर रिफाइनरी, जो कि कहाँ पड़ती है बेटा? गुजरात। बड़ी रिफाइनरी पूछे जामनगर है, पुरानी ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछे तो क्या नाम देना आपने? तो आपका रहेगा आंसर कौन सा? डिगबोई असम में। 43 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है बेटा? मीथेन है। जबकि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, उसके दोनों होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। किसका? एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो मीटर पर सेकंड में होती है, जैसे 332 मीटर पर सेकंड होती है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, ध्वनि की तीव्रता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? तो यहाँ तीव्रता की बात नहीं हो रही है, तो सिंपली आप साउंड की जो स्पीड है किस में माप सकते हैं? मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 45, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 21% के करीब होती है, 20 पॉइंट समथिंग होती है बेटा, तो 21% बोल सकते हैं आप। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन है, हर बच्चा जानता होगा 78%। सबसे ज्यादा वायुमंडल में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78% होती है। और अगर पूछे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो आप नोट कर दीजिएगा 0.3% ये कार्बन डाइऑक्साइड है।
वायुमंडल में CO2 0.03 है, ऑक्सीजन कितनी है 21% है, नाइट्रोजन 78% है। एंड क्वेश्चन नंबर 46, शीतल पैक कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, CO2। आप लोगों ने देखा ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह में। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? प्रतिरोध के यूनिट होते हैं बेटा ओम। और जब आप ओम याद करेंगे, ओम का नियम हमेशा याद रखिएगा, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं, कई बार रेजिस्टेंस निकालने को आती है, कई बार वोल्टेज। तो ओम का नियम क्या है, इसको नोट कर दीजिएगा। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V इज इक्वल टू IR। पीलिया रोगी से ग्रसित आंखों का रंग कैसा होता है? तो ये आपके पास पता है, पीला होता है। ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा पर निर्भर करता है? तो ऊष्मा का प्रभाव डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चा? डी, तापमान पे करेगा इफेक्ट। हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से आप क्रीम को निकाल देते हैं तो उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप दूध से क्रीम को निकाल देते हैं तो इसका मतलब क्रीम के साथ फैट आ जाएगा, तो आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये थे बच्चा आपके पास कौन सा पेपर सेट है, साइंस के इसमें क्वेश्चन थे। लगभग ये 50 क्वेश्चन डिस्कस हुए अभी आपके। तो उम्मीद है आप लोगों ने सबने इसको नोट डाउन कर दिया होगा, ठीक है। तो अगला लेक्चर में आपको एक और लाऊंगा, इसी पर बेस लाऊंगा, साइंस का एक और